तो ये बताइए कि 4G 5G ठीक है और अब 6G की भी बात हो रही है, तो ये क्या है और इसमें मतलब अगर आपको किसी लेमैन को बताना होगा तो क्या डिफरेंस है? महिलाओं को है ना सशक्त किन माध्यम से बना सकते हैं? आप बागेश्वर से आते हैं, वहाँ पे एक मेला बहुत चर्चित रहता है, उत्तरायणी मेला। तो आप बता सकते हैं क्यों मनाया जाता है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है वहाँ के स्थानीय संस्कृति। भारत में किसी शहर का नाम बताइए जो एक प्राइमेट सिटी हो। May I come in, sir? प्लीज़ कम इन। Good afternoon, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून, बैठिए। Thank you, sir. कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. अपना परिचय दीजिए बोर्ड को। सर मेरा नाम खजान चंद तिवारी है। मैं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही इंटर कॉलेज से की थी। सर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में NIT जालंधर से किया है। उसके बाद मैंने कुछ समय तक एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी काम किया है। और सर करंटली मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में कुछ फ्रीलांसिंग का काम भी करता हूँ। अच्छा, तो खजान चंद ये बताइए कि आपने तो NIT जालंधर एक अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की और वो भी आपने 2016 में कंप्लीट की। फिर आपने बताया कि एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने काम किया, तो क्या वजह हुई कि आपने उस नौकरी को छोड़ दिया? सर शुरू में मेरा इरादा था कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में ही काम करूँगा और इतना इंक्लिनेशन था नहीं मेरा सिविल सर्विसेज के लिए। हाँ कुछ जानकारियाँ ज़रूर थी, लेकिन जैसे ही मैं कुछ लोगों के संपर्क में आया, मेरे दोस्तों ने तैयारी करी और मुझे लगा कि जितनी विविधताएँ इस पर्टिकुलर जॉब में मिल सकती है मुझे, जो भी मेरा एक पहले से इंक्लिनेशन था कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूँ और जहाँ पर लोगों की समस्याओं को क्या लगता है कि हम जब प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं? सर बिल्कुल करते हैं सर, और कर भी सकते हैं। लेकिन सर मुझे लगता है जो कनेक्ट लोगों के साथ डायरेक्ट मिलता है सिविल सर्विसेज में, वो उसका मुझे थोड़ा अभाव लगा वहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर में। और आपको ये भी लगता है कि जैसे हम जब टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेते हैं, जैसे कि हम डॉक्टर बन जाते हैं या इंजीनियर बन जाते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है हम कि नेशन बिल्डिंग में हम एज इंजीनियर या एज डॉक्टर अपना कंट्रीब्यूशन दें? ये तो जनरलिस्ट सर्विस है, यहाँ तो इसके लिए आपको कोई खास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, मिनिमम ग्रेजुएशन से काम चलता है। सर तो इसके बारे में क्या विचार है आपका? डेफिनेटली सर, एज ए इंजीनियर और डॉक्टर भी हम कंट्रीब्यूट करते ही हैं और बहुत सारे लोग अपने उसी प्रोफेशन में रहते हैं। बट मुझे लगता है सिविल सर्विसेज जो कि मोस्ट कोवेटेड सर्विस है इंडिया की, और इसमें विविध प्रकार की जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो इसमें बहुत डाइवर्स एरिया से स्टूडेंट आते हैं और सबका मतलब एक तो मेरे लोग सोशली कंस्ट्रक्टेड गोल बन जाता है जब हम देखते हैं कि लोग किस तरह से चेंजेस ला पा रहे हैं। खजान, मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की है। यस सर। तो ये बताइए कि 4G 5G ठीक है और अब 6G की भी बात हो रही है, तो ये क्या है और इसमें मतलब अगर आपको किसी लेमैन को बताना होगा तो क्या डिफरेंस है? सर जो 4G 5G इनके जनरेशन के नियम है, जैसे 4G 4th जनरेशन और 5G 5th जनरेशन है। सर अगर लेमैन टर्म्स में देखें तो इस जो सबसे मुख्य जो अंतर आता है इनमें स्पीड का बड़ा फर्क आता है। 4G से 5G में 10 गुना से ज़्यादा स्पीड बढ़ी, बैंडविड्थ ज़्यादा बढ़ गई। तो जैसे आप मुझे ये बताइए कि 4G और 5G में किस में टावर्स की संख्या ज़्यादा चाहिए हमें और उसके पीछे क्या लॉजिक है? सर 5G में ज़्यादा चाहिए होगी। अच्छा, क्यों? सर क्योंकि उसमें जितनी नेटवर्क की स्पीड जैसे ज़्यादा होती है तो उसमें नॉइज़ ज़्यादा आने लगती है, तो जो सिग्नल जो जा रहा है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में जाता है। तो अगर हमें सिग्नल सही तरीके से पहुंचाना है यूजर्स के पास तो उनमें नज़दीक टावर लगाने पड़ते हैं। सर इनमें मल्टीपल बैंडविड्थ हैं, जैसे लो, मीडियम और हाई। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो नॉइज़ का कंपोनेंट बढ़ता जाता है। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक याचिका दायर की 2G को लेकर। यस सर। और उसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 2G का वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ऑक्शन के थ्रू ही एलोकेशन होना चाहिए स्पेक्ट्रम का, लेकिन इसमें सरकार ने बोला कि कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जहाँ की सरकार को थोड़ा सा डिस्क्रिशन चाहिए कि वो अपने हिसाब से एलोकेट कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल इस याचिका को मानने से मना कर दिया। आपका क्या विचार है कि सरकार की ये मांग जायज़ है या नहीं? सर मतलब सारा एलोकेशन स्पेक्ट्रम मतलब ऑक्शन मेथड से ही होना चाहिए या सरकार के पास कुछ डिस्क्रिशन भी रहना चाहिए?
सर मेरी दृष्टि में कुछ डिस्क्रिप्शन सरकार के पास रहना ही चाहिए, क्योंकि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जैसे अभी हमने 5G के केस में भी देखा कि एक जैसे सैटेलाइट इंटरनेट का ऑप्शन था, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में कर रहे हैं। सर कई जगहों पर जैसे सामरिक दृष्टि से या पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट को कुछ ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिए जहाँ पर वो अपना कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन यूज कर सके। लेकिन सर इसके लिए भी एक पर्टिकुलर रूल्स तो होनी चाहिए कि वो डिस्क्रिप्शन किस तरह से यूज किया जा रहा है, उससे करप्शन ना बढ़े और अपने किसी पर्टिकुलरली फेवरेटिज्म का आरोप ना लगे सरकार में। ठीक है, धन्यवाद। खजान, राइट? खजान में। खजान, ओके। खजान, ये बताइए कि अभी रिसेंटली बहुत चर्चे में हमने सुना VPN, है ना? क्या है ये VPN? मैम इसका फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मैम ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर्स को, जिससे उनकी एनोनिमिटी और प्राइवेसी मेंटेन की जा सकती है। जनरली मैम जब हम किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करते हैं तो हमारे कंप्यूटर और उसके बीच में डायरेक्ट लिंक बनता है। बट जब हम VPN का वो यूज करते हैं तो एक इंटरमीडिएटरी आ जाता है, जिससे हमारी आइडेंटिटी छुप जाती है और एनोनिमसली हम किसी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो खजान ये बताइए कि ये डार्क वेब क्या होता है फिर? ये कैसे डिफरेंट है VPN से? मैम जो इंटरनेट उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो सरफेस वेब और जो होता है डीप वेब। तो ये डार्क वेब तो मैम अराउंड 5 से 10% ही हमारा इंटरनेट जो है सरफेस में वेब में रहता है, जिसे हम अपने नॉर्मल ब्राउजर वगैरह से एक्सेस कर सकते हैं। और जितना भी इंटरनेट का कंटेंट है वो हमारे डीप वेब में रहता है। तो मैम डार्क वेब भी इसी का एक पार्ट है। तो जैसे नाम इसका सजेस्ट करता है कि डार्क वेब मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि जिसे हम ट्रेस नहीं कर सकते, या ट्रेस नहीं कर सकते, और ये इसमें कुछ मलिशियस इंटेंशन हो सकते हैं किसी लोगों के, जैसे कोई ड्रग रिलेटेड डेटा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का डेटा है, लोगों की प्राइवेट बैंक डिटेल वगैरह चोरी करना, साइबर फ्रॉड के रिलेटेड डेटा को वो करना। तो मैम ये सब चीज़ें ये डार्क वेब का एक हिस्सा है, पार्ट है। एनक्रिप्शन क्या होता है? मैम इनक्रिप्शन मैम जो डेटा को एनोनिमस बनाने में हेल्प करता है। जैसे किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो कोई इसमें सर्विलांस ना कर सके, उनके मैसेजेस को इंटरसेप्ट क्या ये कोडिंग का पार्ट है एनक्रिप्शन? इसमें कोडिंग की जाती है। कोडिंग होती है। तो कोडिंग क्या क्वालिटेटिव डेटास की भी हो सकती है? मतलब अगर हम नंबर फिगर्स की बात ना करें, अगर हम शब्दों की बात करें, ह्यूमन इमोशंस की बात करें, तो क्या हम उसे कोडिंग के द्वारा जान सकते हैं? मैम मैं इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करना चाहूँगा। जैसे इसमें अभी तो एक जनरल AI का जैसे वो चल रहा है, विचलन चल रहा है, जिसमें लोगों के बिहेवियर को ही मिमिक करने की कोशिश की जा रही है रोबोट्स के द्वारा। अभी NVIDIA ने भी एक रोबोट बनाया था जो बिल्कुल आम आदमी की तरह हमसे बातें कर सकता है, हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकता है। तो इससे दिखा रहा है कि इमोशन शायद नहीं कोडिफाई नहीं हुए, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर को जरूर उन्होंने डेटा और नंबर्स में बिल्कुल क्रंच कर दिया है, जिससे वो ह्यूमन बिहेवियर को बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैम हम यूज मुझे लगता है कि पॉसिबल तो है ही। ठीक है, ये बताइए कि हम महिलाओं को, है ना, सशक्त किन माध्यम से बना सकते हैं? कौन कौन से तरीके हैं? मैम हम एक लाइफ टाइम अप्रोच ले सकते हैं कि उनके बचपन से लेकर उनके बुढ़ापे तक हम उनको विभिन्न तरीके से एम्पावर कर सकते हैं। वही, जैसे कैसे कर सकते हैं एम्पावर? व्हाट आर द वेरियस वेज एंड मीन्स? जैसे मैम जैसे कोई बच्ची का जन्म होता है तो उस टाइम पर उनके न्यूट्रिशन उनका ध्यान देना, ताकि उनकी कैपेबिलिटीज का पूर्ण तरह विकास हो सके। वेरी गुड, ठीक है। फिर नेक्स्ट से एजुकेशन आती है। अगर क्वालिटी एजुकेशन, स्पेशली जब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होती है, जहाँ पर हमारे मोस्टली दिमाग का हमारा विकास वहीं पर होता है, तो अगर उसको क्वालिटी रूप में प्रोवाइड किया, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह का अच्छी तरह से विकास किया जाए, तो वहाँ पर उनका एम्पावर करने में मदद मिल सकती है। मैम फिर नेक्स्ट स्टेज में जैसे हायर एजुकेशन है, देन फिर एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए उनको जो पर्टिकुलर स्किल रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री में, अगर उनको इम्पार्ट किया जाए, और साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो वुमेन इंटेंसिव सेक्टर है, तो मैम इन माध्यमों से हम उनको एम्पावर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सशक्त बहना योजना क्या है जो उत्तराखंड में चलाई जा रही है? मैम आई थिंक इसमें जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, उनको ब्रांडिंग इनके थ्रू, तो ताकि उनके मार्केट में डिमांड बढ़े और उनको उनकी जो भी वस्तु है उनका उचित मूल्य मिल सके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरल है ना एबिलिटी उनमें भी हमें नज़र आएगा, उनके मार्केटिंग स्किल्स भी नज़र आएंगे। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, चूँकि आप उत्तराखंड से हैं, है ना, एक ग्रीन स्टेट है, ग्रीन स्टेट इन द सेंस कि लॉट ऑफ फॉरेस्ट आर देयर, है ना, और अभी हम देखें तो वेरियस डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को भी थ्रेट करते हैं, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है।
तो इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हुए हैं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा देखते हैं एसी का यूज़। तो एक बहुत ही आम जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि एसी हमें स्टार मार्क्स लेने चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि ये स्टार मार्किंग कौन देता है इक्विपमेंट्स पे, और हमें क्यों स्टार मार्क्स इक्विपमेंट्स लेने चाहिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लेने चाहिए? मैम जहाँ तक मेरी जानकारी है स्टार मार्क BIS देता है, अगर मैं सही हूँ तो। ठीक है, बताइए। और मैम बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड है। जैसे अगर 5 स्टार अगर हमारा AC या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होगा तो वो मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट होगा, तो ओवर द लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव करेगा, उससे एक धन की भी सेविंग होगी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ऐसे इक्विपमेंट थोड़ा कॉस्टली होते हैं, तो ये डिटरेंट का काम करते हैं शुरू में। स्टार मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टार मार्क्स अगर मैम ज़्यादा होते तो उनकी इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा ही होती है मेरी जहाँ तक मेरी क्या ऐसा उसमें होता है जो स्टार मार्किंग उनको 3 या 4 या 5 होता है? ऐसा कैसे डिफरेंस क्रिएट किया जाता है? मैम आई थिंक मुझे एग्जैक्ट प्रोसीजर नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। खजान, आप बागेश्वर से आते हैं, वहाँ पे एक मेला बहुत चर्चित रहता है, उत्तरायणी मेला। यस सर। तो आप बता सकते हैं क्यों मनाया जाता है और इसके सिग्निफिकेंस क्या है वहाँ के स्थानीय संस्कृति में? सर उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति के उसमें मनाया जाता है, जब सूर्य आई थिंक शुक्ल पक्ष से और सूर्य के मूवमेंट के उस पर करता है, जब सूर्य अपने मुझे एग्जैक्ट तो इसका ये नहीं पता चल, शब्द नहीं आ पा रहा है। तो सर इसमें लोकल लेवल में बहुत ही पॉपुलर है, इसे घुघुतिया के नाम से भी जानते हैं। उस टाइम पर घुघुतिया का त्यौहार मनाया जाता है, तो लोग आटे के विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं उस समय पर। और बागेश्वर जो जिला है वहाँ पर एक 10 से 15 दिन का बहुत बड़ा मेला लगता है। और सर ये व्यापार मेले की तरह इसका कमर्शियल सिग्निफिकेंस भी काफ़ी बढ़ चुका है। बहुत अलग अलग दूर दराज के इलाकों से लोग वहाँ अपने सामान बेचने आते, जैसे मुंशियारी से, और आजकल तो शहरों से सर इस साल तो पंजाब के सिंगर भी वहाँ पहुँच गए थे। तो इसका सिग्निफिकेंस मुझे तो लग रहा है नेशनल लेवल भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और सर हिस्टोरिकली सर 1921 में इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, जब कुली बिगार प्रथा थी उत्तराखंड में, उसका एंड भी उत्तरायणी के मेले के दिन ही हुआ था, जब लोगों ने जो कुली बिगार के जो रजिस्टर थे वो सरयू नदी में बहा दिए थे। आपकी हॉबी है फोक सॉन्ग्स, आपने लिखा है, सिंगिंग या ओनली लिसनिंग? सर बोथ, सिंगिंग भी। अच्छा, कुछ अपने क्षेत्र के आप फोक बताइए सॉन्ग्स। सर जो चलिए जागर के बारे में बता दीजिए। सर ये जागर जो है बहुत दोनों कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में देवताओं के आह्वान के लिए किया जाता है। तो इसमें ये माना जाता है कि जब कुछ पर्टिकुलर शब्द और ध्वनियों की उत्पत्ति की जाती है तो देवताओं का आवरण होता है, अवतरित होते हैं देवता, और जैसे और पर्टिकुलर न्याय को इन्हें प्रोपोगेट करने के लिए इन देवताओं का वो माना जाता है कि न्याय के देवता माने गए। आपके यहाँ से एक बहुत फेमस सिंगर हैं, जागर सिंगर हैं, जिनको अभी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने सिंगिंग की थी। सर आई थिंक कमला देवी जी। हाँ, फीमेल सिंगर, मेरे गांव के आसपास ही रहती है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। हुड़किया क्या है? हुड़किया सर इंस्ट्रूमेंट है, एक चर्म वाद्य है। अच्छा, जिसको एक हाथ से बजाया जाता है। इसका इस्तेमाल किस प्रकार के फोक में किया जाता है, फोक सिंगिंग में? सर एक तो हुड़किया बॉल गीत हैं कुछ, तो इनका मुख्य तो जब धान की रोपाई वगैरह की जाती है तो वहाँ पर एक हुड़किया बॉल गाता है। अच्छा, उससे कहा जाता है कि काम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और आजकल तो मेलों में और जैसे कई प्रकार के गीत है, जैसे भगनौल, चौपला, इन सब में हुड़किया बॉल का बहुत ही प्रयोग किया जा रहा है। झोड़ों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत फेमस इंस्ट्रूमेंट है सर। अच्छा, ठीक है। भूगोल आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है? यस सर। अच्छा, बता सकते हैं फूजीवारा प्रभाव क्या है? सर मैं एग्जैक्टली तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आप अलाउ करेंगे तो। ओके, प्लीज़। सर आई थिंक जब दो साइक्लोन आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसके कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसी को फूजीवारा इफेक्ट। अच्छा, इंटरैक्ट करते हैं सर? इंटरेक्शन से आपका क्या मतलब है यहाँ पर? सर जैसे दो डिफरेंट विंड सिस्टम है साइक्लोन की, अगर वो मर्ज कर जाएं या उनके कारण जो नया साइक्लोन जो प्रोड्यूस होता है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए, आई थिंक यही फूजीवारा इफेक्ट है। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ पा रहा सर। अच्छा, भारत में किसी शहर का नाम बताइए जो एक प्राइमेट सिटी हो। सर नॉर्थ ईस्ट की लगभग सारी सिटीज़ है, गुवाहाटी है। आपको लगता है ये प्राइमेट सिटीज़ हैं? मैं आपसे भूगोल, क्योंकि आप भूगोल के सर ये मैं उसके कंटेक्स्ट में, स्टेट के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ। मैं प्राइमेट सिटी आपसे पूछ रहा हूँ जिस प्राइमेट सिटी की परिभाषा मानव भूगोल में है। सर महानगर जो कलकत्ता वगैरह है। अच्छा, प्राइमेट सिटी होने के क्या आधार बताए गए हैं? किसका आइडिया है प्राइमेट सिटी? आइडिया किसका है? सर मार्क जेफरसन का है सर। ओके, तो क्या बताया उन्होंने, किस आधार पर प्राइमेट सिटी का निर्धारण हो सकता है? डिग्री ऑफ प्राइमेसी का एक कॉन्सेप्ट है उसमें। जैसे लंदन वगैरह को इन्होंने प्राइमेट सिटी कहा गया, तो उनकी जो पॉपुलेशन है जो दूसरे नंबर की सिटी है उससे 7 से 10 गुना तक ज़्यादा रहती है।
ओके। तो इसमें सर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्राइमेसी बताई थी लिंक्सी ने। तो जैसे इसमें इसका कल्चरल का हो सकता है या डेमोग्राफिक लोड की वजह से हो सकता है, और सर कॉलोनियल हिस्ट्री के से भी प्राइमेट सिटी का जनन हुआ। तो आपके आधार पर आपको लगता है भारत में कोई प्राइमेट सिटी है? सर कोई सिंगल नेशनल लेवल में से सिंगल प्राइमेट सिटी तो नहीं है, मल्टीपल प्राइमेसी है यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। आप बीटेक हैं? यस सर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। क्या बता सकते हैं कि जीपीएस स्पूफिंग और जैमिंग में क्या अंतर होता है? सर जीपीएस स्पूफिंग में क्या करा जाता है कि जो जीपीएस से सिग्नल आते हैं सेम टाइप के सिग्नल और माध्यम से भी जनरेट किए जाते हैं। ओके। तो उस जो डिवाइस जो जीपीएस सिग्नल में काम कर रहा था उसको कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा सिग्नल कहाँ से आ रहा है, तो गलत लोकेशन वगैरह देने लगता है। अच्छा, और जैमिंग? सर जैमिंग का बेसिकली यूज किया जाता है सिग्नल्स को ब्लॉक करने के लिए। ओके। जैसे सर एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह में जैमर्स का बहुत यूज किया जाता है। तो वहाँ पर जो सिग्नल से मोबाइल नेटवर्क कनेक्ट होने वाला है वो सिग्नल को लोकलाइज लेवल पर भी जनरेट किया जाता है, तो उससे एक इंटरफेरेंस आ जाता है उन सब सिग्नल्स के बीच में और वो एक कनेक्शन नहीं बन पाता डिफरेंट। अभी हाल फिलहाल जो है ना सोशल मीडिया में डॉक्सिंग काफ़ी हुई है। डॉक्सिंग शब्द का मतलब समझते हो? फेसबुक पर बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं वो सडनली बंद हो गए। इस संदर्भ में आपसे पूछ रहा हूँ। सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं इससे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। खजान, यस सर। ये बताइए कि जो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वेस्ट एशिया में, उसमें भारत का क्या स्टैंड है? सर भारत का स्टैंड तो इसमें एक तो ये है कि युद्ध नहीं होना चाहिए और दोनों देशों को और जितने भी रीजनल पावर्स हैं उनको शांति की तरफ। हमास भी देश है? सर पैलेस्टाइन देश तो वैसे रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन कुछ यूएन फोरम में उसको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। ठीक है। और सर इसके अलावा सर जितने भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है भारत सरकार उनका सहयोग समर्थन करती है कि जो भी गाजा में लोग जितने में फेमाइन वगैरह या फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं उनको फूड एक्सेस कराया जाए। यहाँ हूती विद्रोही भी सक्रिय हैं, तो उनका क्या रोल है इसमें? सर हूती जो है सिया कम्युनिटी है यमन में। तो सर बेसिकली ये प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है जो कि ईरान रीजनल लेवल में खेलता है वेस्ट एशिया में। अच्छा। तो सर वो ये जो हुतीज अभी इस पर्टिकुलरली इजराइल हमास वॉर में कहते हैं कि दे हैव मतलब वो अपना समर्थन देते हैं पैलेस्टाइन के लोगों को एज ए मुस्लिम ब्रदरहुड के नाते। ठीक। तो इस वजह से सर वो जो वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे यूएस और यूके उनके जो जहाज है उनको टारगेट कर रहा है सर वहाँ। ठीक है। किस रीजन में टारगेट किया जा रहा है? सर स्टेट ऑफ होर्मुज में करा जा रहा है। अच्छा, ठीक है। और ये स्टेट ऑफ होर्मुज कौन से दो सागरों को कनेक्ट करती है? आई थिंक सर रेड सी और इंडियन ओशन को करती है। ठीक है, मैं सर कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि फ्रीबीज के बारे में काफ़ी चर्चा होती है, फ्रीबीज ना, और कई बार इसको कहा गया है कि ये तो रेवड़ी बांटने जैसा है, या फिर ऐसा कहा गया है कि इससे मतलब आर्थिक संकट में हम जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि ये फ्रीबीज नहीं है, तो वेलफेयर मेजर्स हैं, ये तो सरकार का दायित्व बनता है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे ये निर्धारित करेंगे कि ये फ्रीबी है या वेलफेयर मेजर है? सर जहाँ तक मेरी नॉलेज है सर फ्रीबी की कोई वेल एक्सेप्टेड डेफिनेशन तो है नहीं। ठीक है। उसी को हम वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा उसमें, और पर्टिकुलर केस देखना पड़ेगा कि उसका पर्पज़ क्या है और किन जैसे ये मान लेते हैं कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है सभी को, तो ये फ्रीबी हुआ या फिर वेलफेयर मेजर हो गया? सर किस सेक्शन को दी जा रही है इसमें? सर मुझे लगता है कि सभी को दी जा रही है। यस, जैसे कि मतलब हम रिच पीपल का एक एग्जांपल लेते हैं, वो गरीब लोगों का ले सकते हैं। तो ये माना जाता है कि अमीर लोग एसी का या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का यूज बहुत करते हैं, तो उनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा ही होगा इससे। और जो गरीब लोग हैं जिनका गुजारा कम, जैसे पंखे से यूज कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट उतने यूज नहीं करते, तो उनका बिजली का खर्चा कम आएगा। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो फिल्टरिंग आउट तो हो ही जाती है सर एक लेवल तक। तो 100 यूनिट मेरी नज़र में तो सर ये वेलफेयर का ही काम करता है, क्योंकि जो इससे पॉजिटिव इफेक्ट तो इसको टारगेट करना चाहिए या इसको यूनिवर्सल करना चाहिए, सभी को देना चाहिए? सर टारगेटेड होना चाहिए। जैसे जो 100 यूनिट तक कर रहा है केवल उन्हीं को फ्री दो। जैसे 100 से एक ग्रेडेड अप्रोच भी यहाँ पर अपनाई जा सकती है। 100 से 200 यूनिट को 50% ले, और 200 से ऊपर जो भी यूज कर रहे हैं 100% अपना बिल पे कर। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि उत्तराखंड के संदर्भ में कोई बात होती है एक टर्म की, कैरिंग कैपेसिटी। क्या होता है कैरिंग कैपेसिटी? कैरिंग कैपेसिटी किसी भी नेचुरल हैबिटाट की मतलब बायोलॉजिकल कैपेसिटी या बायोलॉजिकल नेचुरल कैपेसिटी है, वो कितने बायो ऑर्गेनिज्म को अफोर्ड कर सकता है
या सर एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में डिफरेंट तरीके से परिभाषित करी जा सकती है, जैसे पोल्यूशन ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितनी है नेचर की। अच्छा, ठीक है। आखिरी सवाल आपसे ये है मेरा खजान, कि मान लेते हैं कि आपका चयन हो जाता है सिविल सेवा में। अब आपके पास एक चॉइस है कि आपको एक कैंडिडेट को लेना है सेवा में, और आपने सारे टेस्ट वगैरह कराए तो दो लोग एकदम बराबर निकले हर चीज़ में, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक आउटसाइडर हैं, यानी कि वो उत्तराखंड से बाहर के हैं, और दूसरे हैं उत्तराखंड के, ये स्थानीय हैं, ठीक है। अब इसमें आप मतलब कैसे डिसाइड करेंगे? आप लोकल को प्राथमिकता देंगे या आप आउटसाइडर को रखेंगे? सर मेरी नज़र में अगर सर दोनों सेम है, कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ही नहीं है। हाँ, सिर्फ डिफरेंस यही है कि एक स्थानीय है, दूसरे बाहर के हैं। सर मैं इसमें तो एक वर्क का नेचर देख सकता हूँ कि काम का नेचर क्या है, और दोनों की कैपेसिटीज़ को फिर वहाँ पर कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे मैंने सर ज़्यादातर काम पहाड़ों पर ही है, दूर दराज के इलाकों में। उस टाइम पर मैं ये जानने की कोशिश कर सकता हूँ कि किसका इंक्लिनेशन किस तरफ है। कि जैसे उत्तराखंड में बड़ी समस्या ये रही कि मैक्सिमम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो चाहते हैं कि सुदूर दुर्गम और सुगम का बड़ा कॉन्सेप्ट है वहाँ पर। मैक्सिमम लोग देहरादून हल्द्वानी जैसे शहरों में बसना चाहते हैं। तो मैं सर उनका इमोशनल और जो एटीट्यूडनल देखना चाहूँगा कि वो किस तरह की पोस्ट, मतलब वो क्या दुर्गम ऐसे इलाकों में दोनों में से कोई जाना चाहता है नहीं जाना चाहता है। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देख पाऊँ तो शायद मैं किसी एक जो ऐसे इलाकों में काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मोर देन 86% तो हमारा हिली है, तो ऐसे इलाकों में काम करना चाहेगा तो मैं उसे सेलेक्ट करना चाहूँगा। ठीक है खजान, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बैठिए। खजान, ये पहला इंटरव्यू होगा आपका? हाँ सर, पीसीएस का तो पहला ही है। पीसीएस का, अच्छा। और यूपीएससी का दे चुके हैं इंटरव्यू? हाँ जी। वहाँ कैसा परफॉर्मेंस रहा था आपका? सर 3 इंटरव्यू दिए हैं मैंने। अच्छा, यूपीएससी के, और कैसा रहा इसको? गिरता ही रहा है ग्राफ। पहले तो 176 थे, फिर 165, इस बार 149। इस बार भी दिया था आपने? हाँ। अच्छा, वहाँ इंग्लिश मीडियम में देता हूँ। अच्छा, वहाँ इंग्लिश मीडियम में देते हैं, ओके। तो आपको लगता है कि क्या मीडियम एक बाधा बन रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। नहीं तो ऐसा होता तो पहले अटेम्प्ट में भी नहीं आते इतने। वो मुझे, क्योंकि उत्तराखंड में वो मैक्सिमम जो इंक्लिनेशन होता है हिंदी के प्रति रहता है। यस। तो मैंने सोचा थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी उससे, ऐसा। और इंटरव्यू आपका यहाँ 8 तारीख को? परसों है सर। परसों ही है, ठीक है। देखिए खजान, हम लोगों का मानना है कि आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, ठीक है। और अभी हमें तो पता भी नहीं था कि आप 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं, तो इससे ये साबित होता है कि मतलब आप वाकई में अच्छे कैंडिडेट हैं। आप थ्योरेटिकली भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इसीलिए आप इंटरव्यू की स्टेज तक लगातार पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि आपका इंटरव्यू एकदम ही नज़दीक है, ठीक है, और आप पूरी तरीके से तैयार भी हैं। कुछ हम लोगों को हल्की फुल्का जो सजेशंस हैं उसको आप देख लीजिएगा। यस सर। एक तो खजान क्या है ना, कि जैसे बात करते हैं कि स्मार्ट एंट्री एंड एग्जिट रखिए, कि जब आप नॉक करते हैं परमिशन लीजिए और आइए। दरवाजा मुझे ये तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया, मैं तो घबरा गया। मैंने कहा ये क्या है? हाँ, 2 दरवाजे नहीं तो वहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ तो स्टूडियो की वजह से ऐसा है। तो फिर क्या है ना, फिर जब आपको लास्ट में जाने के लिए हमने बोला, तो भी आप थोड़ा मतलब ना धीरे धीरे सोचते हुए गए, तो ऐसा नहीं करेंगे। वहाँ मतलब धन्यवाद करेंगे और इमीडिएटली आप निकल जाएंगे। बहुत मतलब रश करते हुए नहीं जाना है, लेकिन बहुत आराम से भी नहीं जाना है, बिकॉज बोर्ड ऐसा है ना कि उस जो एक कैंडिडेट के जाने के बाद और आने के बीच में जो गैप होता है उसको यूज़ करता है अपने काम के लिए। डिस्कशन करेंगे, कुछ करेंगे, ऐसा मत करिए कि आप बहुत समय लगाइए, ठीक है। स्मार्टली वो करना है। दूसरी बात है कि जो आप बैठते हैं, ठीक है, एक ही चीज़ है कि सिटिंग पोस्चर, तो अभी पाँव बहुत फैला के बैठे हैं, थोड़ा सा पास करेंगे। फॉर्मल, मतलब आपको फॉर्मल रहना है, अपने पूरे हाव भाव से फॉर्मल रहना है। फिर इसके अलावा जनरली आपका जैसे फ्रीबीज में भी एनालिसिस अच्छा था, ठीक है। इन जनरल आपका एनालिसिस अच्छा है। मैम ने भी जो क्वेश्चन पूछे विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, आपने मतलब अच्छा एक क्रमबद्ध तरीके से बताया, ठीक है। सर का भी ये मानना है कि आपने मतलब जनरली हम लोग काफ़ी इंटरेस्ट हैं जैसे आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए। मुझे सिर्फ एक चीज़ ये लगती है कि जहाँ आपको बाई चांस नहीं आता है कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट ही करने हैं या अंदाज़ा लगा ही देना है। ये डिसाइड करिए कि अगर मुझे कितना % आता है। अगर 70-80% आता है, आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, फिर भी अनुमति लेकर, ठीक है, अनुमति अनुमति लीजिए फिर लगाइए, ठीक है। और फैक्चुअल क्वेश्चन में तो कोई बात ही नहीं है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप माफ़ी मांग सकते हैं,
जैसे कि एक स्टार मार्किंग को लेकर बात हो रही थी, तो उसमें भी आपने फिर थोड़ा सा मतलब एक अंदाजे वाला आंसर दिया। इसी तरीके से फुजीवारा इफेक्ट पे भी ना, तो कोशिश करिए कि अगर नहीं आता है तो आप एकदम एडमिट करिए ऑनेस्टली, ठीक है, कि सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है या मैं इसको देख लूँगा। इस तरीके से आप हैंडल करिए। ओपिनियन वाले क्वेश्चंस में आपका एनालिसिस अच्छा है तो वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जनरली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे हैं आप बहुत अच्छा है। सिर्फ उत्तराखंड से जुड़ी हुई चीज़ों को आप जो लेटेस्ट में हो रहा है उसको देख लीजिए और कोशिश करिए जितना प्रिसाइज और पिन पॉइंटेड आंसर देते हैं उतना ही, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से ये जो नंबर्स को लेके भी आप मतलब परेशान मत होइए। कभी कभी होता है कि हम कोई चीज़ होता है कि ना वो उस दिन हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि अदरवाइज यू आर ए वेरी गुड कैंडिडेट। सो देयर इज नो लगा इस बार। हाँ, और आई होप कि आपने अगर मेंस अच्छा लिखा है तो एटलीस्ट इंटरव्यू आपको रोकेगा नहीं। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन अच्छे रैंक के साथ होना चाहिए। थैंक यू, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।